हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। ये प्रैक्टिस है जीआईसी इकोनॉमिक्स लेक्चरर के लिए, साथ ही साथ जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, दो उत्पत्ति के साधन जब आपस में पूर्ण पूरक होते हैं तब समोत्पाद वक्र की स्थिति कैसी होती है। देखिए, जब उत्पत्ति के साधन आपस में पूर्ण पूरक यानी कि एक को दूसरे से के बिना इस्तेमाल न किया जा सके, दोनों की बराबर मात्राएं लेना अनिवार्य है, यानी 50-50% की दर से आपको दोनों लेना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपके समोत्पाद वक्र हो जाते हैं वो एल आकार के हो जाते हैं। आकार इनका जो है एल आकार का हो जाता है, जैसे ये बनेगा। इधर अगर आप साधन ए ले लें, ए, और इधर आप साधन बी को दिखाएं, ठीक है, तो जो आपका समोत्पाद वक्र बनेगा वो एल आकार का बनेगा, या आप उसको समकोण भी कह सकते हैं। ऐसा तब होगा जब उत्पत्ति के साधन आपस में पूर्ण रूप से पूरक हों, तब। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देखिए, समोत्पाद वक्र जो होते हैं उत्पादन के साधनों के इष्टतम संयोग को ज्ञात करने में सहायक होते हैं। इष्टतम संयोग का मतलब होता है न्यूनतम लागत, क्योंकि कोई भी उत्पादक जब उत्पादन करेगा तो वो उन्हीं साधनों का इस्तेमाल करना चाहेगा जिसमें उसकी लागत सबसे कम आए। उन्हीं न्यूनतम लागत संयोग को ही आप इष्टतम संयोग भी कहते हैं, क्योंकि जब तक लागत न्यूनतम ना होगी तो लाभ जो है वो अधिकतम नहीं हो सकते। ये एल आकार के बताए हैं जब साधन पूर्ण पूरक होते हैं। नॉर्मली समोत्पाद वक्र का आकार होता है ये, ठीक है। ये एक आइसोक्वेंट नॉर्मल कर्व है। यहाँ पर साधन ए को, इधर को साधन बी को दिखा दिया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल आइसोक्वेंट कर्व हैं, सामान्य स्थितियों में इस आकार के होते हैं। और जो समोत्पाद वक्र की विशेषताएं हैं वो भी आप सुन लीजिए या नोट कर लीजिए। सबसे पहली विशेषता जो इसकी होती है वो है कि एक समोत्पाद वक्र पर स्थित सभी बिंदु दो साधनों के उन संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें वस्तु की एक निश्चित मात्रा से उत्पादित किया जा सकता है। समझ रहे हैं? यानी ये समोत्पाद वक्र है, इस पर कई सारे बिंदु हैं, है ना। तो ये सब उन उत्पादन की उन यूनिट्स को या उन मात्रा को दर्शाएंगे जिनको आप एक निश्चित मात्रा में साधन लगाकर उत्पादित कर सकते हैं। और ये हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होगा, हमेशा मूल बिंदु की ओर उन्नत उदर यानी कॉन्वेक्स होगा। यही इसका जो आकार रहेगा वो यही रहेगा, ये कॉन्वेक्स होता है मूल बिंदु की तरफ। और इसके बाद एक और है कि समोत्पाद वक्र जो एक दूसरे से ऊंचाई पर होते हैं तो उत्पादन के ऊंचे स्तर को प्रकट करेंगे, ठीक है। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। दूसरा है, तकनीकी प्रतिस्थापन दर की वैकल्पिक मांग के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, और इसके लिए जो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। जो तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स वाई के लिए, वो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ वाई होता है। यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद आगे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन है कि समोत्पाद वक्र जितना चपटा होगा उसमें प्रतिस्थापन की लोच उतनी ही अधिक होगी, कम होगी, तेज़ी से घटेगी, या उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट है कि समोत्पाद वक्र जितना भी चपटा होता चला जाता है, प्रतिस्थापन की जो लोच है वो बढ़ती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्पादन के साधनों के पूर्ण स्थानापन्न होने की दशा में समोत्पाद वक्र की वक्रता जो है वो घट जाएगी, बढ़ जाएगी, एल आकार की हो जाएगी, और या पूर्णतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगर पूर्ण स्थानापन्न होने की दशा आ जाए तो समोत्पाद वक्र की वक्रता समाप्त हो जाएगी,
क्योंकि जब वो समुत्पाद वक्र आप ऐसे बनाते हैं तो साधनों की कंडीशन ये रहती है, इतना बी साधन लेंगे आप और ये ए साधन लेंगे। लेकिन अगर प्रतिस्थापन जो है वो पूर्ण हो जाए, यानी एक्स साधन की पूरी इकाइयाँ लेकर भी आप उत्पादन कर सकें और वाई की लेकर या पूरी कर सकें, तो इसकी वक्रता जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी मान्यता में कि दो साधनों का होना आवश्यक है। इसके बाद अगला है कि परिभाषा किसकी है कि उत्पादन साधनों के संयोग में एक साधन के अनुपात को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घट जाता है। ये कथन या ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा आपकी प्रोफेसर बेनहम की है, बी सही होगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन है कि किसी देश के निवासियों के रहन सहन का स्तर प्रभावित होता है उत्पत्ति समता नियम के द्वारा, उत्पत्ति वृद्धि या उत्पत्ति ह्रास नियम के द्वारा, या सभी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। किसी भी देश के जो निवासियों का रहन सहन वो उत्पत्ति ह्रास नियम द्वारा प्रभावित होता है। एक क्षेत्र में जनसंख्या उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में यदि अधिक तेज़ी से बढ़ती है तो वहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा और उस क्षेत्र के लोगों के जो रहन सहन का स्तर है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही होगा। अगला है कि उत्पत्ति ह्रास नियम ने जन्म दिया है आर्थिक उदारीकरण को, नए आविष्कारों को, उपभोक्ता के संतुलन को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो उत्पत्ति ह्रास नियम है उसने नए आविष्कारों को जन्म दिया है, यहाँ पर बी सही है। ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित करने के लिए अनेक आविष्कार एवं खोज करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है और नए आविष्कारों को जन्म देने में लोगों को प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के से कम रहती है, या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है, या दोनों बराबर रहती हैं, या एक दूसरे के जो है गुणन के बराबर होंगी। तो देखिए जब उत्पत्ति वृद्धि नियम की ये बात की जा रही है तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से आपके कम रहती है। ये आपको याद रखना है। ये इसका जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, ये आती है MC और ऊपर से आता है AC। ठीक है, इधर ये सीमांत और AC और MC ऑब्लिक दोनों दिखाए जाते हैं। ठीक है, और नीचे क्या दिखाए जाते हैं, जो आपके परिवर्तनशील साधन है वो आपको नीचे दिखाए जाते हैं। तो जब ग्राफ ये बनेगा तो MC नीचे जा रही है और एवरेज कॉस्ट जो है वो आपके ऊपर है, इसलिए उत्पत्ति वृद्धि नियम में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से हमेशा कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता होती है साधनों की अविभाज्यता के कारण, उनकी अपर्याप्त पूर्ति के कारण, उत्पत्ति के पैमानों का जो अपवर्ती होने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के कारण साधनों की अविभाज्यता है। ठीक है, साधनों की अविभाज्यता से मतलब ऐसा है कि जैसे कोई बड़ा प्लांट आप लगाते हैं जिसकी क्षमता 1000 यूनिट पर डे मतलब उत्पादन करने की है, लेकिन शुरुआत में आपके पास पूंजी कम रहती है और आप उससे 100 यूनिट ही पर डे निकालते हैं। तो अगर आप उसमें ज़्यादा श्रम या ज़्यादा पूंजी लगाते हैं तो आपको 1000 यूनिट पर डे मिल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे साधनों के अभाव के कारण आप उससे 100 यूनिट पर डे ही ले रहे हैं। तो कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनका विभाजन संभव नहीं है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने यही बताया है कि उत्पत्ति के साधन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उनकी आवश्यकता अनुसार उनका विभाजन नहीं किया जा सकता, और इसी कारण जो उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता का मुख्य वजह उन्होंने बताई है वो अविभाज्यता है साधनों की। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा।
दूसरा है उत्पादन के जोखिम से केवल उद्यमी संबंधित है, पूंजीपति संबंधित है, उद्यमी और पूंजीपति दोनों संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई भी संबंधित नहीं है। तो जो उत्पादन का जोखिम है वो उद्यमी ही उससे केवल संबंधित है, क्योंकि उद्यम या साहस को ही लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, पूंजी को ब्याज प्राप्त होता है। तो पूंजी दूसरा साधन हो गया और जो उद्यमी है वो दूसरा साधन हो। उद्यमी साहस दिखाएगा और पूंजीपति पूंजी लगाएगा। तो जो जोखिम है उसके बदले ही लाभ प्राप्त होता है, इसलिए उत्पादन के जोखिम से केवल उद्यमी संबंधित माना जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि वीजर के वर्गीकरण के अनुसार प्रोफेसर मेहता ने भूमि को कैसा साधन माना है? एक विशिष्ट साधन, अविशिष्ट साधन, आंशिक विशिष्ट व आंशिक अविशिष्ट, न विशिष्ट न अविशिष्ट। तो जो प्रोफेसर मेहता हैं उन्होंने भूमि को जो माना है वो एक विशिष्ट साधन माना है, ठीक है। प्रोफेसर मेहता ने भूमि को विशिष्ट साधन माना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि एक फर्म द्वारा किसी उत्पत्ति के साधन को खरीदने या रोजगार देने में आने वाली लागतों को आप क्या कहेंगे? तो ये स्पष्ट लागतें होती हैं जो स्पष्टतः मौद्रिक रूप में आपको दिखाई देती हैं। यहाँ पर है ऑप्शन बी। इसके बाद अगला है कि साधनों की अविभाज्यता आंतरिक बचत उत्पन्न कर देती है। ये मत किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए, प्रोफेसर कैल्डोर और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन दोनों का ही ये मानना है कि जो साधनों की अविभाज्यता है वो आंतरिक बचतों को पैदा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि पूंजी निर्माण का अर्थ प्रोफेसर नर्कसे ने लगाया है। भौतिक पूंजी निर्माण से, मानवीय पूंजी निर्माण से, मानवीय एवं भौतिक दोनों निर्माणों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रोफेसर नर्कसे हैं उन्होंने भौतिक पूंजी निर्माण को ही पूंजी निर्माण में शामिल किया है और ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है। भौतिक पूंजी निर्माण से मतलब हो सकता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या नए प्लांट या जो भी मशीनरी आप लगा रहे हैं। और जो मानवीय पूंजी निर्माण है, मानवीय पूंजी में कुशल श्रमिक आ जाते हैं, है ना, योग्य और शिक्षित श्रमिक आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें मानवीय पूंजी निर्माण में आएंगी। लेकिन नर्कसे की जब बात की जाएगी तो भौतिक पूंजी निर्माण को इन्होंने पूंजी निर्माण की संज्ञा दी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर है उत्पादन फलन बताता है उत्पादन की मात्रा का भौतिक संबंध, उत्पत्ति के साधनों का भौतिक संबंध, उत्पत्ति की मात्रा और उत्पत्ति के साधनों का भौतिक संबंध, या कुल आय और कुल विनियोग का पारस्परिक संबंध। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। उत्पत्ति की मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच का जो भौतिक संबंध है वो ही उत्पादन फलन कहलाता है। इसके बाद अगला है कि उत्पादन फलन का बनाना एक किस प्रकार की समस्या है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड समस्या है। ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे आ जाइए कि कुल आय तथा कुल उपभोग के मध्य संबंध किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो देखिए, कुल आय और कुल उपभोग के मध्य संबंध उपभोग फलन के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, जबकि उत्पादन की मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच का संबंध आपका उत्पादन फलन होता है और आय और उपभोग के बीच का संबंध आपका उपभोग फलन कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद है कि सीमांत उत्पादन के ऋणात्मक होने की अवस्था को कहते हैं। जो उत्पादन फलन की प्रथम अवस्था है, ये उत्पादन फलन की ये दूसरी अवस्था है, या फिर उत्पादन फलन की ये तीसरी अवस्था है, या ए बी सी तीनों। यहाँ सीमांत उत्पादन के ऋणात्मक होने की बात कही जा रही है, तो ये हो जाती है आपके उत्पादन फलन की तीसरी अवस्था। ये ग्राफ बनता है, ये क्या आ जाता है? ये है एवरेज प्रोडक्शन, ये आ जाता है, ये हो जाता है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। और जो ऊपर को जाता है ये होता है आपका टोटल प्रोडक्शन। तो ये वाली जो कंडीशन है जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं, ये वाली लाइन आपकी आ जाती है, ठीक है। एक आप वहाँ से लाइन खींचते हैं जहाँ पर ये निगेटिव यानी शून्य होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो ये थर्ड स्टेज है
जिसके बाद आपका जो मार्जिनल यानी सीमांत उत्पादन है वो निगेटिव चला गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा। फिर है कि उत्पादन फलन की दूसरी अवस्था को कहते हैं कुल उत्पादन की दर घटती हुई दर से बढ़ना, सीमांत उत्पादन का गिनना, औसत उत्पादन का गिनना, या फिर ए बी सी तीनों। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका डी सही है। जो दूसरी अवस्था होता है उसमें कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, ठीक है, और जो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन है वो दोनों ही गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट है। इस क्वेश्चन में मिलान करना है, ठीक है, भाग ए को भाग बी से मिलाना है। तो जो पहला है कि एक परिवर्तनशील साधन वाला उत्पादन फलन, ये क्या कहलाता है? ये आपका होता है अल्पकालीन, ठीक है। ये अल्पकालीन उत्पादन फलन वो होता है जिसमें एक को आप स्थिर रखें या कुछ को आप स्थिर रखें और कुछ को आप परिवर्तनशील रखें, तो ये हो जाएगा आपका अल्पकालीन। दूसरा है कि सभी साधनों के परिवर्तनशील होने वाला उत्पादन फलन। तो जब सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तो वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है। दूसरे का आपका हो जाए, पहले का है 2, दूसरे का हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और फिर है उत्पादन की व्यवस्था जिसमें सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता हो, तो ये हो जाती है आपकी तीसरी अवस्था, यानी कि 4 आ जाएगा। और उत्पादन फलन की समस्या एक इंजीनियरिंग समस्या होती है, तो ये आपका हो जाएगा 3, यानी 2, 1, 4, 3 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। 2, 1, 4, 3 आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 इसी में लिखा, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है कि उत्पादन फलन का सूत्र Q बराबर KL अल्फ़ा C1 - अल्फ़ा किस विद्वान का है? तो देखिए ये कॉब डगलस उत्पादन फलन है। प्रोफेसर कॉब और प्रोफेसर डगलस दोनों ही के नाम इसमें आएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 70 के लिए। ये Q बराबर KL अल्फ़ा इंटू C1 - अल्फ़ा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को दिखाता है, इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा। और कॉब डगलस 2 अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से ये उत्पादन फलन दिया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी अगला भी कॉब डगलस से ही है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन में श्रम का सीमांत उत्पादन दिखाते हैं। इनमें से किस फॉर्मूले से श्रम का सीमांत उत्पादन दिखाया जाएगा? तो देखिए जो dy/dl है ये वो फॉर्मूला है जिससे श्रम का सीमांत उत्पादन दिखाया जाएगा कॉब डगलस उत्पादन फलन में। इसके बाद अगला है कि उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या हेतु अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन को परिवर्तनशील रखने का समर्थन इनमें से किसने किया है? तो देखिए इन सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया है, चाहे वो बेनहम हो, वोल्डिंग हो या स्टिगलर हो। इन तीनों ने ही कहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या जब की जाएगी तो अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन को परिवर्तनशील रखा जाएगा। इसका समर्थन में ये तीनों हैं। ऑप्शन आपका डी सही है। फिर है कि अवसर लागत को हस्तांतरण आय कहा जाता है क्योंकि इससे कम मिलने पर उत्पादन दूसरे श्रेष्ठ विकल्प में हस्तांतरित हो जाता है। अवसर लागत को हस्तांतरित किया जा सकता है, ये अन्य विकल्पों से मिलने वाली आय से कम है और में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा कि इससे कम मिलने पर उत्पादन दूसरे श्रेष्ठ जो है विकल्प में हस्तांतरित हो जाएगा, क्योंकि किसी जो चीज़ की अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो वही होती है जो दूसरा श्रेष्ठ उपयोग उस वस्तु का हो सकता हो या दूसरा श्रेष्ठतम विकल्प। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद है कि अवसर लागत विशिष्ट साधनों में लागू होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी, या हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो अवसर लागत है वो विशिष्ट साधनों में लागू नहीं होती है, ठीक है। अवसर लागत जो नॉर्मल साधन है उन्हीं में लागू होगी। इसके बाद अगला है कि मूल्य निर्धारण सिद्धांत में सबसे अधिक आधार कौन सी लागत को माना जाता है? तो देखिए जो मूल्य निर्धारण है उसका जो आधार है वो आपका सीमांत लागत होती है। सीमांत लागत के आधार पर ही किसी वस्तु का मूल्य को निर्धारित किया जाता है।
जबकि लाभ और हानि को व्यक्त करने के लिए आप औसत लागत का प्रयोग करते हैं। मूल्य निर्धारण सीमांत लागत, लाभ हानि को जांचने के लिए औसत लागत। इसके बाद अगला है कि उत्पादन विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के संयोगों से प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य है कि उत्पादन उस बिंदु पर किया जाएगा जहां पर उत्पादन की मात्रा अधिकतम हो तथा साधन लागत न्यूनतम हो। तो इसका निर्धारण करता है, क्वेश्चन नंबर है आपका तो इस 76। तो इसमें यह है कि इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, उत्पादन फलन। ठीक है, उत्पादन की विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को संयोग प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य है कि उत्पादन उस बिंदु पर किया जाता है जहां पर उत्पादन की मात्रा अधिकतम हो, साधन लागत न्यूनतम हो। तो ये जो है उत्पादन फलन की ही परिभाषा है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कि वर्धमान प्रतिफल यानी उत्पत्ति वृद्धि। वर्धमान प्रतिफल नियम में एक उद्योग की सभी फर्मों को कैसा लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, वर्धमान प्रतिफल की स्थिति में सभी को असामान्य लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, असामान्य लाभ प्राप्त होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है। इसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र बताता है वस्तुओं के उत्पादन संयोगों को जो उपलब्ध साधनों से संभव हैं, वस्तुओं के उत्पादन संयोगों को जो प्राप्त नहीं किए जा सकते, और वक्र के बाहर विकास दर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो उत्पादन संभावना वक्र है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, वो वस्तुओं के उत्पादन के संयोग को जो उपलब्ध साधनों से आप प्राप्त कर सकते हैं उसको दिखाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। उत्पादन संभावना वक्र रेखा पर कार्य करने वाली जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी कहलाएगी। तो देखिए, कुशल अर्थव्यवस्था होगी वो, जो उत्पादन संभावना रेखा के अनुसार ही उत्पादन करेगी, उसी पर कार्य करेगी, तो एक कुशल अर्थव्यवस्था होने का प्रमाण होगा। इसके बाद ये है, और आज की प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक इकाई उत्पादन करने के लिए पूंजी की जो मात्रा मांगी जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, वो पूंजी उत्पाद अनुपात होता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। जब किसी वस्तु की पूर्ति लोच इकाई से कम होती है तो उसे बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। जब किसी वस्तु की पूर्ति लोच इकाई से अधिक हो तो उसे बेलोचदार पूर्ति कहेंगे। या जब किसी वस्तु की पूर्ति लोच इकाई के बराबर हो तब बेलोचदार पूर्ति। या जब किसी वस्तु की पूर्ति लोच शून्य हो तो उसे लोचदार पूर्ति कहेंगे। इन चारों में से जो कथन सही हो या सही हैं उनको आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।